Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to do the exocrine pancreas, gallbladder and liver pathology. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले हम लोग जो इसमें टॉपिक करेंगे वो है पेंक्रियाज. ठीक है. पेंक्रियाज को हमें ऑलरेडी पता है. वी आर गोइंग टू हैव टू पोर्शंस ऑफ द पेंक्रियाज, द एंडोक्राइन पोर्शन एंड द एक्सोक्राइन पोर्शन. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डू द एक्सोक्राइन पोर्शन. ठीक है. एंड द फंक्शन ऑफ द एक्सोक्राइन पोर्शन इज मेनली टू रिलीज सच काइंड ऑफ इंजाइम्स. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो डिजीज़ आती है दैट्स दी एनुलर पेंक्रियाज. ठीक है. अब एनुलर पेंक्रियाज क्या होता है कि पेंक्रियाज जो होता है वो ड्यूडेनम के इर्द गिर्द एक ऐसी रिंग बना देता है जिसकी वजह से ड्यूडेनम की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ड्यूडेनम है. ठीक है. और मेरे हैंड्स जो हैं वो पेंक्रियाज हैं और मैं ड्यूडेनम को ऐसे करके बंद कर देता हूँ. ठीक है. इसके इर्द गिर्द एक रिंग टाइप बना देता हूँ, तो इसको हम एनुलर पेंक्रियाज कहेंगे. ठीक है. फिर इसके बाद हम लोग जो सेकेंड डिजीज़ कर रहे हैं वो है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस. ठीक है. अब एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में क्या होता है, ये हमारे पास इन्फ्लेमेशन एंड हेमोरेज ऑफ पेंक्रियाज होती है इसमें. ठीक है. इन्फ्लेमेशन एंड हेमोरेज ऑफ पेंक्रियाज ड्यू टू ऑटो डाइजेशन ऑफ पेंक्रियाटिक पेरेन्काइमा. ठीक है. क्या होता है, इन्फ्लेमेशन एंड हेमोरेज ऑफ पेंक्रियाज ड्यू टू ऑटो डाइजेशन ऑफ पेंक्रियाटिक पेरेन्काइमा. ठीक है. अच्छा, देखो सबसे पहले हम लोग पैथोजेनेसिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको सारा का सारा करवा दूंगा. ठीक है. देखो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें हमारे पास वो होता है प्री मैच्योर एक्टिवेशन ऑफ पेंक्रियाटिक एंजाइम्स होती हैं. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिनोजन जो होता है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन प्री मेच्योर उसकी एक्टिवेशन होती है ट्रिप्सिन की. ठीक है. अब ट्रिप्सिन की एक्टिवेशन की वजह से हमारे पास ऑटो डाइजेशन ऑफ पेंक्रियाटिक पेरेन्काइमा होता है और डिफरेंट एंजाइम्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं. जैसे कि हमारे पास प्रोटीएज एक्टिवेट होगा तो प्रोटियोलाइसिस होगी. ठीक है. लाइपेज एक्टिवेट होगा तो फैटी नेक्रोसिस होगी. इलास्टेज एक्टिवेट होगा तो वॉस्कुलर डैमेज होगी. साइटोकाइंस एक्टिवेट होंगे तो हाइपोवॉल्यूमिया और शॉक हो जाएगा और डिफरेंट कोगुलेटिंग फैक्टर्स और प्लाज्मिन वगैरह रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमारे पास थ्रोम्बोसिस, हीमोरेज एंड एडेमा और इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है. ठीक है. दिस इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस. अच्छा, अब क्या होता है कि इसमें हमारे पास दो टाइप ऑफ नेक्रोसिस होती है. एक जो ऑर्गन है ना पेंक्रियास, उसकी लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है, और जो पेंक्रियास के इर्द गिर्द हमारे पास फैट्स वगैरह होते हैं ना, तो वो पेरी पेंक्रियाटिक फैट जिसको हम कहते हैं. ठीक है. तो उसमें हमारे पास फैटी नेक्रोसिस होती है. ठीक है. फिर इसकी जो मोस्ट कॉमन कॉज है ना ये एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की, तो क्या होता है कि हमारे पास जो पेंक्रियाटिक डक्ट होता है ना वो मेनली स्टोन से ब्लॉक हो जाए. ठीक है. या तो हम बंदा अल्कोहल ड्रिंकर हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एम्पुला होता है ना उसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है, तो ऑब्वियसली ड्रेनेज ऑफ एंजाइम नहीं होगा तो प्री मेच्योर एक्टिवेशन होगी एंजाइम्स की. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा ट्रॉमा हो सकता है, हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, हाइपरलिपिडीमिया वगैरह हो सकता है. ठीक है. रप्चर ऑफ द पोस्टीरियर ड्यूडेनम वगैरह हो सकता है. ठीक है. अच्छा, तो इसके क्लिनिकल फीचर्स में आपको क्या नज़र आता है? क्लिनिकल फीचर्स में आपको एपिगैस्ट्रिक जो है वो एब्डोमिनल पेन नज़र आता है. ठीक है. वो जो रेडिएट करता है बैक साइड पे, नोशिया होती है, वॉमिटिंग होती है, पेरी एम्बलाइकल एंड फ्लैंक हेमोरेजेस होती हैं. ठीक है. इसके अलावा सीरम लाइपेज लेवल और अमाइलेज लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है. ठीक है. लेकिन जो मोस्ट डायग्नोस्टिक एंजाइम है तो वो है लाइपेज. ठीक है. इसके अलावा जो है ना वो हाइपोकैल्सीमिया भी नज़र आता है, क्योंकि सारा का सारा कैल्शियम जो होता है वो सपोनिफिकेशन और फैटी नेक्रोसिस में यूज़ हो जाता है. ठीक है. तो क्या है कि एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, हेमोरेजेस होती हैं. ठीक है. लाइपेज का लेवल जो होता है वो ज़्यादा नज़र आता है. ठीक है. और हाइपोकैल्सीमिया होता है. ठीक है. अच्छा, फिर आते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे. कॉम्प्लिकेशंस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. शॉक होगा, हाइपोवोलीमिया होगा, एडेमा होगा, थ्रोम्बोसिस होगी, हेमोरेज होगी. इसके अलावा इन्फ्लेमेशंस होंगी, डीआईसी होगा. इसके अलावा एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वगैरह होगा. ठीक है. अच्छा जी, अब हम आते हैं क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस पे. ठीक है. अब क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस ये होता है कि जब रिकरेंट एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस होता है ना और रिलैप्सिंग ऑफ एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस होता है. ठीक है. तो उसकी वजह से हमारे पास क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस होता है. अब क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस में मेनली हमारे पास फाइब्रोसिस ऑफ द पेंक्रियाटिक पेरेन्काइमा होता है. ठीक है. फाइब्रोसिस ऑफ द पेंक्रियाटिक पेरेन्काइमा. अब जो क्रोनिक है ना तो उसकी जो कॉजेज़ हैं वो हमारे पास एक तो अल्कोहल हो गया और एक सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया. ठीक है.
सिस्टिक फाइब्रोसिस में मेनली क्या होता है कि जो आपकी सिक्रेशन होती है ना, पैंक्रियाटिक सिक्रेशंस, वो बहुत ज़्यादा थिकंड हो जाती हैं। थिकंड हो जाती हैं तो रिलीज़ नहीं होती, अल्टीमेटली पैंक्रियाज की अपने टिश्यूज़ की फाइब्रोसिस शुरू हो जाती है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन। ठीक है, इसके अलावा पैंक्रियाटिक इनसफिशेंसीज होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पैरेन्काइमा की फाइब्रोसिस होगी तो एंजाइम्स ही नहीं बनेंगे। ठीक है, और एक हमारे पास डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन भी हमें नज़र आना शुरू हो जाती है। ठीक है, 3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, एपिगैस्ट्रिक पेन, पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी एंड डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये जो होता है ना, जो वो है ना कि ये तो हम लोगों ने कर लिया कि एक्सोक्राइन पोर्शन में मेनली डिफेक्ट हो रहा है ना, लेकिन अगर क्रोनिक कंडीशन इतनी सवेयर हो जाए ना कि वो एंडोक्राइन पोर्शन को भी डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर दे, आइलिस को डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर दे, तो इसकी वजह से सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटिस वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें जो है हमारे पास पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा। पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा जो होता है मेनली जब आपका जो क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस होता है ना, वो परसिस्ट कर रहा होता है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, तो आपको पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा जो होता है वो पैदा हो सकता है। ठीक है, और ये एडिनो कार्सिनोमा अराइजेस फ्रॉम पैंक्रियाटिक डक्ट है। ठीक है, एडिनो कार्सिनोमा अराइजेस फ्रॉम पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, मोस्ट कॉमनली सीन इन एल्डरली, एवरेज एज 70 ईयर। ठीक है, अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? रिस्क फैक्टर्स तो मैंने बता दिया कि स्मोकिंग और क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हो गया। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में जो है, क्लिनिकल फीचर्स मेनली अपेयर बहुत ज़्यादा लेट होते हैं, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। ठीक है, अच्छा, और वो वेट लॉस वगैरह होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि हमारे पास जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो वो है, अगर हमारे पास ये जो हेड ऑफ़ द पेंक्रियास है ना, यहाँ पे हमारे पास कार्सिनोमा है। ठीक है, यहाँ पे कार्सिनोमा होगा ना, तो इसकी वजह से जो हमारे पास पेंक्रियाटिक डक्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो कॉमन बाइल डक्ट आ रहा है वो हो गया इसकी वजह से। इसके अलावा जो ब्लैडर है वो सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी। कैसे अफेक्ट होंगी? देखो, सबसे पहले अगर पेंक्रियाटिक डक्ट से जूसेस जो हैं वो ड्यूडेनम में नहीं जाएंगे ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि डाइजेशन नहीं होगी और फैट्स जो हैं वो फीसेस में अपेयर होंगे, जिसको आप स्टेटोरिया कहते हो। ठीक है, और दूसरा ये होगा कि आपका जो जूसेस जो है ना वो नहीं आ रहे ना गॉल ब्लैडर से, तो गॉल ब्लैडर की जो है वो डिस्टेंशन हो जाएगी, पल्पेबल गॉल ब्लैडर हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो जूसेस जो है वो जो जॉन्डिस है ना वो भी अपेयर होना शुरू हो जाएगा। जॉन्डिस क्यों अपेयर होना शुरू हो जाएगा? क्योंकि बिलिरुबिन जो है वो भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जॉन्डिस है जिसका जो रिस्पॉन्सिबल होता है फीसेस के कलर के लिए। ठीक है, तो जब वो नहीं आएगा तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वगैरह भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटिस वगैरह होता है। ठीक है, पैंक्रियाटाइटिस होता है और इसकी वजह से थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी होती है। ठीक है, प्रेजेंट एज स्वेलिंग, एरिथीमा, टेंडरनेस इन दी एक्सट्रीमिटीज़। ठीक है, और इसमें जो ट्यूमर मार्कर है ना वो है CA19-9। ठीक है, CA19-9। ठीक है, तो इसके बाद जो सर्जिकल आप क्या करते हो कि सर्जिकल रिसेक्शन कर देते हो, पूरा आप हेड ऑफ द पेंक्रियास भी रिमूव कर देते हो, गॉल ब्लैडर भी रिमूव कर देते हो, ये प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम सब कुछ रिमूव कर देते हो। तो इसको आप विपल प्रोसीजर कहते हो और इसकी डायग्नोसिस बहुत बुरी है। ठीक है, मतलब मेनली जो है ना 1 ईयर भी सर्वाइवल रेट नहीं होता लेस देन 10% लोगों का। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में हम गॉल ब्लैडर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।